मैं एक धंधे वाली औरत थी। मुझे 15 साल की उम्र में मेरी सौतेली माँ ने मुझे बेच दिया। मुझे खरीदने वाले एक तवायब थी जो मुझसे धंधा करवाती थी। पहली बार जब मैंने कोठा देखा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। जहाँ पर बनी छोटी छोटी तंग गलियाँ और वहाँ पर टूटे फूटी इमारतें थी। जिस औरत के साथ मैं आई थी उसने मेरा हाथ कस से पकड़ रखा था। मैं बस रो ही जा रही थी। मेरे बाप के मरते ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे इस औरत के हवाले कर दिया था। मैंने जब जाने से इनकार किया तो मेरी माँ ने जोरदार तमाचा मेरे गाल पर मारा था और इस औरत के हवाले कर दिया। बस के 10 घंटे के सफ़र के बाद मैं यहाँ पर पहुँची थी, जहाँ के पुराने 2 मंजिले इमारतों को देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं अपना दुपट्टा सलीके से ओढ़ रही थी, लेकिन वहाँ से गुजरने वाले की नज़रें ऐसी थी कि मुझे उलझन सी हो रही थी। एक तो तंग गलियाँ और उसमें मोतियों के हार और गजरों की दुकानें जिस पर इत्र की शीशियाँ भी रखी थी, कहीं पान की दुकान और दीवार पर लाल पिचकार किए हुए निशान जो दीवारों का असल रंग ही खत्म हो चुका था। मैं पुराने से इमारत की तंग सीढ़ियों से चलती हुई इस जगह पर पहुंची थी। मैंने देखा एक तरफ 2 बड़ी उम्र के शख्स हारमोनियम और ढोलक के साथ सफ़ेद पोशाक में मुंह में पान दबाए बैठे थे और उसके दूसरी तरफ तख्त सा रखा हुआ था जिस पर 50 साल की औरत फुल मेकअप किए हुए मुंह में पान दबाए अड़ी सी तख्त पर बैठी थी। वो मुझे देखते ही उठकर बैठ गई। मैं डरी सहमी उस जगह को देख रही थी। उस तख्त पर बैठी हुई औरत के पास मुझे ले जाया गया और मेरा हाथ उसके हाथ में थमा दिया गया। तख्त पर बैठी हुई औरत ने सर से पांव तक मुझे तेज नज़रों से देखा था, फिर अपने पास रखे गलदान को पकड़े। पहले उसमें पान की पिचकारी की, फिर उस औरत ने जो मुझे यहाँ पर लेकर आई थी उस औरत से कहा, लड़की तो दिखने में हीरा है हीरा, मेरे कोठे को 4 चांद लगाएंगी। मैं बदहवास सी उसे देख रही थी। फिर कोमल कोमल पुकार कर एक लड़की को अपने पास बुलाकर कहने लगी, इसे अपने साथ ले जा और नाच गाना सिखाना शुरू कर दी। वो कोमल नाम की लड़की मुझे अपने साथ एक कमरे में लेकर आई। मुझे नाचने गाने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन मुझे काम यहाँ पर मार मार कर करवाया गया। फिर 6 माह बाद मेरा पहला रश्क करवाया गया और फिर मेरी बोली लगने लगी। अभी मैं 16 साल की भी नहीं हुई थी कि मेरी इज्जत को तार तार कर दिया गया। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन यह वैसे लोग थे जिनके पास दिल नहीं, पत्थर था पत्थर। मैं रोज़ भगवान से बस यही दुआ करती थी कि हे भगवान, इस नरक भरी ज़िंदगी से मुझे निकाल। पहली बार मैं यहाँ के अंधेरे से भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गई थी। मुझे उस मोटी औरत ने बहुत मारा था, मेरा चेहरा नीला पड़ गया था। उसके बाद तो मैंने ये ज़रूरत ही नहीं की, लेकिन मुझे इस काम से नफ़रत थी। मैं हर वक्त यहाँ से निकलने के बहाने तलाश करती थी। 1 साल रहने के बाद मुझे यहाँ मर्दों के साथ भेज दिया जाता जो इस तवायब के पुराने ग्राहक थे, जो मुझे सुबह वापस उसी कोटे पर छोड़ जाते थे। ये शख्स भी मुझे कई बार अपने फ्लैट पर ला चुके थे। मैं इन ग्राहकों के साथ एक काम करती थी, इन्हें बहुत ज़्यादा शराब पिला देती थी जिससे ये लोग बहुत जल्दी नींद में चले जाते, और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि मैं इनके हवस का शिकार बनने से बच जाती। जब यह लोग सुबह जागते तो कहते, मुझे तो रात का कोई बात याद ही नहीं। तो मैं कह देती, मुझे तो याद है, पैसे वसूलना तो आप लोग नशे की हालत में भी जानते हो। मैं यह बात इस अदा से कहती कि वो लोग मेरी बातों पर यकीन कर लेते। जिस जगह पर मैं फंस चुकी थी, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि अकल की वजह से ही मैं यहाँ से निकल पाऊंगी, वरना तो मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था। मैं ये नरक भरी जिंदगी 3 साल से बर्दाश्त कर रही थी। मैं इन लोगों का विश्वास जीत चुकी थी। कई बार तो मुझे बंगले वाले भी अपने साथ लेकर जाते। शुरू शुरू में तो एक दलाल मेरी रखवाली के लिए भेजा जाता, लेकिन अब मुझ पर भरोसा जम चुका था। अब इन्हें लग रहा था कि मैं इस चीज़ की आदी हो गई हूँ, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ से भागना ही था। मुझे इस गुनाह के काम से नफरत थी जिसमें मैं फंस चुकी थी, इसलिए मुझे आज मौका मिला था। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ उतरी। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मुझे मेन रोड से ऑटो रिक्शा मिल गया। मैं ऑटो पर बैठी और सीधा बस के अड्डे पर पहुंच गई।
उस वक्त एक बस नासिक जाने के लिए खड़ी थी, इसलिए मैंने नासिक का ही टिकट खरीद लिया था। मुझे जल्द से जल्द यह मुंबई शहर छोड़ना था। बस में बैठकर मुझे अंदर ही अंदर डर था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, लेकिन उन लोगों के हाथ बहुत बड़े थे। क्या पता अब भी कोई मेरी ताक पे बैठा हो और मुझे पकड़कर फिर उसी तवायब के पास ले जाए। मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। मेरा दिल डर के मारे धड़क रहा था। बस जब तक चलना पड़ी, मुझे अपनी जान सूली पर लटकी हुई महसूस हो रही थी। जैसे जैसे मैंने मुंबई से दूर जा रही थी, मेरा रुका हुआ सांस बाहर निकलता जा रहा था। नासिक पहुंचकर मैंने कुछ सुकून महसूस किया। जैसे ही मैं बस से उतरी, वहाँ रिक्शे और टैक्सियाँ खड़ी थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था। मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके थे। उस शख्स के बटुए में बस थोड़े ही पैसे निकले थे, जिसके फ्लैट से निकलकर मैं भागी थी। बहुत से रिक्शे और टैक्सी वाले मुझसे पूछने लगे कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने उनसे कहा कि मेरा पैदल का ही रास्ता है। सुबह सुबह का वक्त था और मुझे भूख भी लगने लगी थी, पर मेरा पर्स बिल्कुल खाली था। मैं बिना जान पहचान एक नए रास्ते की तरफ चल पड़ी। गलियों में देखा तो बहुत से घर बने थे। मैंने सोचा कि किसी घर की घंटी बजाकर कहती हूँ कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है। मैं उन गलियों में चली गई और कुछ घरों में पूछा भी, लेकिन उन्होंने काम देने से मना कर दिया। अब भी कुछ दूर ही गई थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो एक शख्स वाकई में मेरे पीछे आ रहा था और देख भी मुझे ही रहा था। उसे देखते ही मैं तेज़ी से कदम बढ़ाने लगी तो उस शख्स ने मुझे पुकारना शुरू कर दिया। कहने लगा, मेरी बात तो सुनो। उसे देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि यह उन्हीं लोगों का आदमी है जहाँ से मैं भाग कर आई थी। इससे पहले कि मैं वहाँ से भागती कि वो कहने लगा कि उसे एक नौकरानी की ज़रूरत है। शायद वह सुन चुका था कि मैं लोगों से काम मांग रही हूँ। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। वो शख्स मुझसे चंद कदम पीछे ही था, इसलिए तुरंत मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है जो हमारे घर दिन रात रहकर काम करे। लेकिन मैं इस एरिया का रहने वाला नहीं हूँ। मैं इधर अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। आपको लोगों के घर में काम मांगता देखा तो सोचा आप ज़रूरतमंद लगती है। मैं उस शख्स को गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि पता नहीं यह झूठ बोल रहा है कि सच। लेकिन एक सच ये भी था कि मुझे उस वक्त काम की सख्त ज़रूरत थी। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर रहते हैं। उसने कहा, कुछ दूर के फासले पर मेरा घर है। अगर आप मेरे साथ चले तो मैं आपको अपना घर दिखा सकता हूँ। कुछ देर तक तो मैं सोचती रही कि क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर मैंने सोचा चली ही जाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं उसके साथ साथ चलने लगी। मुझे हैरत का झटका तो उस वक्त लगा जब वह मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी वाले को रोका और उसे अपने घर का पता समझाने लगा। उसे ऐसा करता देख मैं सोचने लगी कि क्या वो यहाँ पर नहीं रहता। उसने मुझे कहा कि आप टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ जाइए। अब तो मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बैठे हुए कुछ हिचकिचा सी रही थी कि ये ना हो कि आसमान से गिरे और खजूर पे अटकने वाली मिसाल हो जाए, कि कहीं ये भी मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे। वह शायद मेरे डर को समझ गया था। उसने मुझे देखते हुए कहा, मैं शरीफ इंसान हूँ, मेरा यकीन करिए। मुझे वाकई में एक नौकरानी की ज़रूरत है। मैं ना जाने क्यों टैक्सी में बैठ गई थी। शायद इसलिए कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए सोचा चलो खुद को मैं किस्मत पर छोड़ देती हूँ। मैं टैक्सी में बैठ गई थी और बस 15-20 मिनट के सफ़र के बाद टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुकी। मैं नीचे उतर गई। उस शख्स ने टैक्सी वाले को पैसे दिए और मुझे उस घर के अंदर ले गया। फिर दूसरी हैरत का झटका मुझे उस वक्त लगा कि उस घर में उस शख्स के अलावा दूसरा कोई और नहीं था। यह सब देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ पर कोई औरत ना हो। मेरी बातों पर उसने कहा, हाँ, मैं अकेला ही यहाँ पर रहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ और मेरे घर वाले गांव में रहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, पूरा दिन घर से बाहर रहता हूँ। आपको मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर की सफाई और कपड़े धोने के बाद कुछ बना दीजिएगा। मैं रात के 10 बजे ही घर पर लौटता हूँ। सारा काम निपटाने के बाद मेरे आने से पहले आप इस कमरे में चले जाइएगा।
आपको सही लगे तो कमरे को अंदर से ही लॉक कर लीजिएगा। लेकिन मैं क्यों उस पर भरोसा करती। मैंने साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा, मैं आपको अच्छी तनख्वाह भी देने को तैयार हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे यहाँ काम नहीं करना। यह कहकर मैं उसके घर से वापस आ गई। उस वक्त दोपहर का वक्त था और यह इलाका भी सुनसान था। मैं उस शख्स के घर से तो आ गई थी, फिर भी परेशानी वही थी कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। मैं यही सब सोचते विचारते चलते जा रही थी, तभी मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में कुछ बदमाश बैठे थे। उसमें से एक ने कहा, गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोलो और ज़बरदस्ती लड़की को गाड़ी में बिठा लो। मैं यह सुनकर वापस भाग गई। वो गाड़ी मेरे पीछे आने लगी। मैं भागते हुए उसी घर के पास पहुंची और दरवाज़ा पीटने लगी। मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचा लो। गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई थी। उसमें से एक नौजवान निकला। मैं फिर से दरवाज़ा बजाने लगी। जब तक वो नौजवान मेरे पास आया तो दरवाज़ा खुल चुका था। वो शख्स हैरत से मुझे देख रहा था। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी और फौरन उसके पीछे जाकर छुप गई। मैंने कहा, यह लोग ज़बरदस्ती मुझे अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। बाहर खड़े वो गुंडे कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना बहुत पछताऊंगी। पर वो शख्स बहुत ही नॉर्मल अंदाज में खड़ा था, जिसके पीछे मैं छुपी थी। कहने लगा, अपनी सलामती चाहते हो तो वापस चले जाओ और दोबारा मुझे इधर नज़र मत आना, वरना जो मैं तुम लोगों का करूँगा अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाऊंगी। यह सब कहते हुए उस शख्स ने जेब से एक कार्ड निकाल कर दिखाया। वो शख्स एक पुलिस ऑफिसर था। कार्ड देखते ही वो बदमाश तुरंत वहाँ से भाग गए। जब उनकी गाड़ी बहुत दूर चली गई तो वह शख्स पीछे मुड़कर मुझे देखने लगा और बोला, आप चाहे तो जा सकती है और कहिए तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। उसकी ये इंसानियत देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। वो वाकई में एक अच्छा इंसान था। फिर एक पुलिस ऑफिसर भी था। मैं जितना उसके घर सुकून से रह सकती थी, शायद कहीं और मेरी हिफाजत ना हो पाती। मैंने उससे कहा कि मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं नौकरी की तलाश में गांव से इधर आई हूँ। मैंने भी एक झूठ बोल दिया, क्योंकि सच सुनकर तो वह मुझे ही बुरा समझता। मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद वो मुझे नौकरी पर भी नहीं रखता। मैं उसके घर काम करने लगी थी। वाकई में वह सुबह उठते ही नाश्ता करने के बाद चला जाता था और रात के 10 बजे ही वापस आता। मैं पूरा दिन घर पर अकेले ही होती। रात को उसके आने से पहले खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली जाती थी। उसका खाना किचन में रहता। वो अपने हाथ से अपना खाना निकाल लेता था। एक दिन मैं सुबह कमरे से बाहर आई तो मुझे उसके कमरे से कराहने की आवाज़ आ रही थी। मतलब वो आज घर पर ही था, लेकिन करहा क्यों रहा था। पहले तो मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। फिर सोचा, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोची कि मैं उसके कमरे में क्यों आई। फिर ना जाने मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया कि मेरा दिल दहल सा गया। मैं दौड़ती हुई उसके कमरे में चली गई। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, कहीं उसे गोली न लगी हो, इस ख्याल ने मुझे बेकरार सा कर दिया था। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गई तो वह बेड पर लेटा हुआ था और हाय हाय कर रहा था। मैं उसके पास गई तो उसकी आंखें बंद थी, लेकिन शायद गोली नहीं लगी थी। मैंने उससे पूछा, आज आप घर पर है, आपकी तबीयत तो ठीक है। मेरे पूछने पर उसने जरा सी आंखें खोली और कहने लगा, मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। मैं तुरंत किचन में आई और अपना और उसका नाश्ता बनाया। नाश्ता और चाय लेकर उसके कमरे में गई और टेबल पर रख दिया। 2 दिनों तक उसे काफ़ी बुखार था। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा और इन्हीं दौरान हमारी कुछ बातचीत भी होने लगी। वो मुझसे कहने लगा, आप बहुत अच्छी है, आपने बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा। वह शख्स अच्छा था। अब मुझे उससे डर नहीं लगता था। वह मुझसे मेरे घर वालों के बारे में पूछता कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरे कितने भाई बहन हैं। मैं उससे सब कुछ झूठ ही बताती रही। एक रात को 12 बजे तक वो घर वापस नहीं आया तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी। पुलिस की नौकरियों में हादसा का होना आम सी बात होती है। यही सब सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। उसके इंतज़ार में बैठी ही रही। रात के 2 बज गए लेकिन वो वापस नहीं आया। मेरी जान निकले जा रही थी। मैं रोने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ। धीरे धीरे करके रात के 3 बज गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। फिर बाहर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं तेज़ी से उसके पास आई,
लेकिन जब मैंने उसे जख्मी हालत में देखा तो परेशान सी हो गई। उसके बाजू में चोट लगी थी और वह लंगड़ा भी रहा था। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी और घबरा कर बोली, क्या हुआ आपको और यह चोट कैसे लगी? आप कहाँ थे? मैं कब से आपके लिए परेशान थी। एक ही सांस में ना जाने मैंने कितने सवाल कर दिए। वो मुझसे कुछ पीछे हट गया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने लगा, मेरी नौकरी ही ऐसी है, आप परेशान मत हुआ करें। यह कहकर वो लंगड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे अपनी गलती पर अफसोस होने लगा। ठीक है, मैं परेशान थी, पर अनजाने में जो कर बैठी थी वो सही नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मुझे खुद पर अफसोस होता रहा, पर सुबह जब सोकर उठी तो वह टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा, आइए बैठिए, नाश्ता कर लीजिए, मैंने आपके लिए भी बनाया है। मैंने कहा, आपको इतनी चोट लगी है तो आपने क्यों बनाया? मुझे कह देते। किस हक से? उसके इस सवाल पर मैं चुप सी रह गई और उसे देखने लगी। वो बड़ी गौर से मुझे देख रहा था। कहने लगा, यहाँ पर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसने प्लेट में नाश्ता डालते हुए बोला, पहले आप नाश्ता कर लीजिए। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से नाश्ता करने लगी। वो मुझे ही देख रहा था। जब मैंने नाश्ता कर लिया तो कहने लगा, मुझे आप बहुत अच्छी लगने लगी है और मैं आपको पसंद भी करने लगा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब एक घर में रहकर भी आपसे दूर रह पाऊँगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं आपसे शादी कर लूँ। मुझे अपने घर वालों की तरफ से अपनी मर्जी से शादी करने की इजाज़त है। अब आप बताइए कि कब मैं आपके घर वालों से मिल सकता हूँ? इस सवाल पर तो मेरा रंग उड़ गया। मैंने फिर एक झूठी कहानी सुना दी। मैंने उसे बताया कि मैं घर से भाग कर आई हूँ क्योंकि मेरी सौतेली माँ ज़बरदस्ती मेरी शादी एक बुड्ढे से करवाना चाहती थी। वो मेरी बातें खामोशी से सुन रहा था, फिर कहने लगा, अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम कल ही शादी कर लेते हैं। मैंने सहमति से अपना सिर हिला दिया और मैं बहुत खुश भी थी। आखिरकार मुझे इज्जत की ज़िंदगी मिलने वाली थी, जिसकी आरज़ू हम बहुत सी लड़कियों के दिलों में ही होती है। लेकिन इस ख्वाहिश को दिल में रखे हम लोगों की उम्र ही निकल जाती है, लेकिन कोई भी हमें ऐसी इज्जत की ज़िंदगी नहीं देता। अगर मैं उससे बता देती कि मैं कौन हूँ तो वो मुझसे नफरत करने लगता। अगले दिन इस शख्स यानी विजय के साथ मेरी शादी हो गई। मैं विजय के साथ बहुत खुश थी। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखता, लेकिन शायद हम जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में खुशियाँ होती ही नहीं। दोपहर का वक्त था। मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा पति इस वक्त घर पर नहीं था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर वही औरत खड़ी थी जिसके कोठे पर मैं काम करती थी। उसे देखते ही मेरी जान निकल गई। मेरी बदकिस्मती ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह मुझे मारते हुए अपने साथ लेकर गई। मैं रोती बिलखती उससे मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मैं वापस उसी कोठे पर पहुंच गई थी। मुझे उस औरत ने बहुत मारा। उस औरत ने मुझे मारते हुए कहा, यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जाने का बस एक रास्ता, और वो है सिर्फ मौत। मैं रोती रही, लेकिन यहाँ आने के बाद रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। मेरे कमरे में आने वाला मेरा ग्राहक मेरा पति था। उसे देखकर मुझे लगा कि वो मुझे लेने आया है, लेकिन उसके पीछे से मुस्कुराते हुए उस कोठे की मालकिन औरत को देखकर मैं ठटक सी गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, तू क्या समझती है कि तू फ्लैट से भाग जाएंगी और मुझे खबर तक नहीं होगी? मैंने इसे तेरे पीछे जासूसी पर लगा रखा था। ये तेरे पीछे साये की तरह था, तेरे बस में भी। तू जहाँ नौकरी मांगने गई थी वहाँ भी ये मेरे कहने पर ही तुम्हें अपने घर लेकर गया था, और तुझे नौकरी भी हमारे कहने पर ही दी गई थी। यह कोई पुलिस वाला नहीं है। ये सुनकर जैसे लगा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। इतना बड़ा धोखा दिया था उसने मुझे। वो अब भी चुप था और मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास गई और कहने लगी, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आखिर क्यों? मुझे उसी वक्त यहाँ ले आते तो मुझे इतना दुख नहीं होता। मैंने मर्दों का सिर्फ एक ही रूप देखा था और वह था हवस, लेकिन तुम्हें देखकर मेरी सोच बदल गई थी। मुझे लगा मर्द इंसान भी होते हैं। तुम्हारे रूप में जिस मर्द को मैंने देखा था, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। काश तुम मेरे सामने ना आते, तुम मेरे सामने कभी ना आती, ताकि मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत तो थी वही रह जाती। मेरे इतना कुछ कहने पर भी वह चुप था। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी की आवाज़ आई। उस औरत की रंगत उड़ने लगी। कहने लगी, ये पुलिस कहाँ से आ गई?
मेरे पति विजय ने कहा कि मैंने बुलाया है, वहाँ पर आ चुकी थी। उसने अपने जेब से अपना पर्स निकाला जिसमें हमारी शादी की कुछ तस्वीरें थी। पुलिस को तो वो बताने लगा कि यह मेरी पत्नी है और मैं इसे लेने आया हूँ। इस औरत ने चोरी छुपे मेरी पत्नी को अगवा किया और यहाँ ले आई। वो औरत हैरान परेशान होकर कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन पुलिस उस औरत को पकड़ कर ले गई। वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मैं जासूस हूँ, पैसे लेकर मैं जासूसी करता था। पुलिस वालों से भी मेरी अच्छी जान पहचान थी क्योंकि मैं उनके लिए भी काम करता हूँ। मुझे इस औरत ने तुम्हारी जासूसी पर लगा रखा था। मैं सब कुछ पैसों के लिए करता था, लेकिन ना जाने कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमने मेरी बीमारी में मेरा ख्याल रखा, मेरे जख्म देखकर तुम परेशान हो गई थी। अपने प्रति तुम्हारा लगाव देखकर मैं सोच रहा था कि तुमने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं बताई। अगर तुमने गुनाह किया था तो यह सब तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, बल्कि मजबूरन किया। इसलिए मैंने सोचा कि शादी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल सकता हूँ। अब तुम मेरे साथ इज्जत की ज़िंदगी जी सकती हो, बिना किसी डर के। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।